हेलो फ्रेंड्स, हम आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देख चुके हैं। उसके बाद हम सेकंड अध्याय में देख रहे थे मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। इसमें पिछले वाली वीडियो में हम औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह, फर्रुखशर आदि मुगल शासकों का वर्णन कर चुके हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम शुरू करेंगे अहमद शाह से। अब उससे पहले कि मैं अहमद शाह शुरू करूं, मैं इसमें तुम्हें थोड़ा सा व्यू देना चाहती हूँ, पिछला थोड़ा रिमाइंड कराना चाहूँगी कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर मैं शुरुआत करूं औरंगजेब के बाद, तो हमने शुरू करते हैं औरंगजेब। जो औरंगजेब को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इसमें कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके 3 पुत्र थे। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। एक था मुअज्जम, एक आजम और एक कामबख्श। तीनों पुत्र पढ़े औरंगजेब के हमने, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अच्छा, इन तीनों में जब उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, एक तो होता है जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707। इनमें जो उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, उत्तराधिकारी का युद्ध, तो कौन कौन सा युद्ध होता है इनका उत्तराधिकारी का युद्ध? एक होता है जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध होता है 18 जून 1707 को, और वो जजाऊ का युद्ध में आजम और मुअज्जम के बीच होता है। किसके? आजम और मुअज्जम के बीच होता है। यानी कि ये जो हमारा मुअज्जम है, यही आगे बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। और ये मुअज्जम, आजम और कामबख्श को, आजम को जजाऊ के युद्ध में और कामबख्श को बीजापुर के युद्ध में, बीजापुर के युद्ध में, और आजम को जजाऊ के युद्ध में पराजित कर देता। और इस प्रकार मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो फिर जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है, जो मूल नाम इसका मुअज्जम था, फिर इसके भी, बहादुर शाह के भी पुत्र होते हैं, जिनमें भी फिर बाद में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। इसके 4 पुत्र होते हैं। एक का नाम था जहांदार शाह। इसमें मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि पिछली वीडियो का थोड़ा याद रहे। जहांदार शाह। एक होता है अजीम उस शान, ठीक है। एक होता है अजीम उस शान, 2 हो गए। जहांदार शाह, अजीम उस शान, और तीसरा रफी उस शान, ठीक है। थोड़ा रफली लिख रही हूँ। और एक होता है जहान शाह, ठीक है। ये जो हमारा जहान शाह होता है, इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से आके जानते हैं, इस पे ध्यान रखना। इसे ही हम मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि ये इसका पुत्र होता है जहान शाह का, इससे कनेक्टेड होगा ये जहान शाह से, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, हमने क्या देख लिया? औरंगजेब के हमने 3 पुत्र देखे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ठीक है। इसमें मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, और वो आजम को जजाऊ के युद्ध में और कामबख्श को बीजापुर के युद्ध में पराजित कर देता है। फिर जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है, इसके भी 4 पुत्र होते हैं, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह, ठीक है। फिर ये जो हमारा जहांदार शाह होता है, इसके समय में एक सामंत वर्ग उभर कर आता है।
सामंत वर्ग, जिसमें जुल्फिकार खां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सब में भी जहांदार शाह, अजीमुद्दीन, रफीउद्दीन और जहांशाह में आपसी संघर्ष के बाद भी जो अगला शासक बनता है वो जहांदार शाह आता है हमारी कड़ी में। कौन आता है? जहांदार शाह। ठीक है, ये जो जहांदार शाह, इसके समय में जो सामंत वर्ग था, ये मतलब ये क्वेश्चन आता है, जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, जहां जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे जब जहांदार शाह के बाद इसका भतीजा फर्रुखशेर, जहांदार शाह के बाद इसका भतीजा होता है फर्रुखशेर, वो आगे शासक बनता है। इसका टाइम पीरियड होता है 1713 से 1719, 1713 से 1719। और जहांदार शाह सिर्फ एक साल शासन करता है, 1712 से 1713 के बीच। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब यहाँ पे तो हम एक सामंत वर्ग देखते हैं, जो कहाँ जहांदार शाह के समय में खड़ा होके एक वर्ग शासन में आ चुका था। उसके बाद जब फर्रुखशेर में हमने सैयद बंधु पढ़े थे, फर्रुखशेर में हमने पढ़ा था सैयद बंधु। इन सैयद बंधु का हम आगे वर्णन करेंगे कि ये लोग कौन थे, किस तरीके से इन्होंने राजनीतिक प्रशासन की उथल पुथल करने में अपनी भूमिका निभाई, किस तरीके से मुगल शासकों ने, उत्तरवर्ती मुगल शासकों ने सामंत वर्ग या सैयद बंधुओं के कठपुतली के रूप में काम किया। ये सैयद बंधु इसके समय में, हम फर्रुखशेर के शासनकाल में। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने एक पढ़ी थी, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1717 में ही शाही फरमान फर्रुखशेर के समय में जारी हुआ था। शाही फरमान क्या था? ये अंग्रेजों को व्यापार में छूट दी। ठीक है, उसके बाद फर्रुखशेर के बाद शासक बनता है रफीउद्दराद। ठीक है, और ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था। ठीक है, उसके बाद रफीउद्दराद के बाद हम पढ़ते हैं रफीउद्दौला। रफीउद्दौला के बाद पढ़ते हैं रफीउद्दौला। इसे शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना गया है, शाहजहां सेकंड के नाम से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मुगल शासक, मतलब इनकी कोई इतनी इम्पोर्टेंट वो नहीं रही है, बस कभी कभी पूछने के लिए आ जाता है, तो देख सकते हैं हम। पहले औरंगजेब के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह के बाद फिर फर्रुखशेर के बाद रफीउद्दौला के बाद रफीउद्दौला के बाद पढ़ेंगे मोहम्मद शाह, और इसका टाइम पीरियड था 1719 से 1748। ठीक है, और इसके समय में ही सैयद बंधुओं का फिर अंत हो गया था। सैयद बंधुओं का अंत हो गया था इसके समय में। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इसके समय में ही 1739 में मोहम्मद शाह के समय में ही, यानी कि इसके समय में ही 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर 1748 में, ठीक है, 1748 में अहमद शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी के समय 1748 में दो आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली, जो एक अफगान शासक था, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अहमद शाह
ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। मोहम्मद शाह के समय हम किसे देखते हैं? मोहम्मद शाह के समय देखते हैं नादिर शाह को। और अहमद शाह अब्दाली किसके समय में? अहमद शाह, अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह का टाइम पीरियड था 1748 से 1754। देखो, जो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में होता है वो मोहम्मद शाह के समय में होता है, और 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है अहमद शाह के समय में। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट शासक आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड। ठीक है, और आलमगीर सेकंड का जो हम टाइम पीरियड देखते हैं वो देखते हैं 1754 से 1758, 1754 से 1758। ठीक है, आगे समझ में, 1754 से 1758 आलमगीर सेकंड। और फिर इससे आगे हम देखते हैं जो प्लासी का युद्ध था 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन आ जाता है कि किस मुगल शासक के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था? तो ध्यान रखना, आलमगीर सेकंड के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके समय में? आलमगीर सेकंड के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट शासक आता है शाहजहां सेकंड, शाहजहां सेकंड। इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है, लेकिन एक सीक्वेंस के लिए हम याद कर सकते हैं, शाहजहां सेकंड। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड 1758 से 1 साल रहा है, 1758 से 1759 के लिए। ये हो गया शाहआलम सेकंड, शाहजहां थर्ड। फिर हम इसके बाद आता है शाह आलम सेकंड, शाह आलम, जगह ही नहीं बची, शाह आलम सेकंड को पढ़ते हैं। शाह आलम सेकंड का टाइम पीरियड हम देखेंगे 1759 से 1806, इसको भी डीपली हम पढ़ेंगे। ठीक है, शाह आलम सेकंड के बाद जो हम लास्ट देखेंगे फिर अकबर द्वितीय, किसको देखेंगे? यहाँ लिख देती हूँ, शाह आलम सेकंड के बाद देखेंगे हम, ये हो गया हमारा शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड के बाद यहाँ से देखते हैं अकबर सेकंड, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड का टाइम पीरियड है हमारा 1806 से 1837, 1806 से 1837, 1806 से 1837। फिर आता है लास्ट हमारा बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा आएगा? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड। ये हमारा अंतिम मुगल शासक था 1837 से जो 1837 से 1857 तक रहा, 1837 से कब तक रहा? 1857 तक। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे औरंगजेब। औरंगजेब के बाद उसके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तीनों में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। उत्तराधिकारी के युद्ध के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है। फिर बहादुर शाह प्रथम के बाद हम देखते हैं जहांदार शाह को। जहांदार शाह के बाद हम फर्रुख शेर को देखते हैं। फर्रुख शेर 1713 से 1719, फिर रफ़ी-उद-दौलत, फिर रफ़ी-उद-दौला, फिर मोहम्मद शाह। इसके समय में 1739 नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। फिर अहमद शाह अब्दाली, इसके समय 1748 का अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। फिर आलमगीर सेकंड देखेंगे, फिर शाहजहां सेकंड। आलमगीर सेकंड के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर शाहजहां थर्ड, फिर शाह आलम सेकंड, फिर अकबर सेकंड। फिर हम देखेंगे अकबर सेकंड 1806 से 1837, फिर बहादुर शाह सेकंड 1837 से 1857। मोहम्मद शाह देखते हैं। मोहम्मद शाह हमारा हो गया था 1719 से 1748 तक। इससे आगे हम शुरू करेंगे मोहम्मद शाह से आगे अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा।
अहमद शाह का जन्म एक नर्तकी से हुआ था जिसके साथ मोहम्मद शाह ने विवाह कर लिया था। इस मुगल सम्राट के काल में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। उल्लेख मिलता है कि सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान बिकने लगा तथा कई जगह वेतन न मिलने से सेना में विद्रोह कर दिया। इसी के काल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। इसके समय में राज्य के कामकाज का नेतृत्व राजमाता उदुमबाई उपाधि जिसका किबला आलम कर रही थी। इसके समय में इसका प्रिय हिजड़ा जाबिद खान दरबारी राजनीति का नेता बन चुका था। सफदरजंग ने जब जाबिद खान की हत्या करवा दी तब अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को वजीर बनाया। इसी गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधाकर उसे जेल में डलवा दिया तथा जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर सेकंड को गद्दी पर बैठाया। इसने आलमगीर सेकंड की भी हत्या करवा दी। अब आलमगीर सेकंड 1754 से 1748, इसका नाम अजीउद्दीन था। इसके काल में अब्दाली दिल्ली तक चढ़ाया था। प्लासी के युद्ध के समय यही मुगल सम्राट था। यानी प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ था? आलमगीर सेकंड के समय में। किस मुगल शासक के? आलमगीर सेकंड के। शाहजहां द्वितीय 1758 से 1749। आलमगीर सेकंड की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था। इसने शाह आलम सेकंड के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। इसी समय दिल्ली में इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पुत्र मुही उल मिल्लर को शाहजहां द्वितीय के नाम से राज सिंहासन पर बैठा दिया था। इस प्रकार आलमगीर सेकंड की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य में दो बादशाह दो अलग अलग स्थानों पर सिंहासन रूढ़ हुए। ठीक है। फिर शाह आलम सेकंड 1759 से 1806, इसका नाम अली गौहर था। इसके समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। याद रखना 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय में हुआ था? शाह आलम सेकंड के समय में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के समय में हुआ था? 1526 में, अगर याद हो, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को। और पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था अकबर और हेमू की सेना के मध्य। और पानीपत का अब हम तृतीय युद्ध देख रहे हैं 1761 में। किसके समय में हुआ था? आलमगीर सेकंड के समय में। ठीक है, आलमगीर सेकंड के शाह आलम सेकंड के समय में। तथा बक्सर को 1764 में शाह आलम तृतीय ने ही क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। किसने? क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। क्वेश्चन आता है शाह आलम सेकंड ने। क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है, पूछा भी जाता है। 1765 से 1772 इसी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद रहा। 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा तथा 1830 में उनका संरक्षण स्वीकार किया। गुलाम कादी ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधाकर बनवा दिया तथा 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस तरह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशन बनकर रह गए। 1806 में शाह आलम सेकंड की हत्या हो गई। फिर अकबर सेकंड 1806 से 1837। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो ध्यान रखना अकबर सेकंड ने दी थी। इसी के समय में 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। यानी कि एक क्वेश्चन आता है किस मुगल शासक के समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? तो याद रखना 1835 में अकबर सेकंड के समय में। फिर अगला पढ़ते हैं बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। यह अंतिम मुगल बादशाह था। जफर इसका उपनाम था। ठीक है, जफर किसका नाम था? बहादुर शाह का उपनाम था। 1857 के विद्रोह के बाद इसे बंदी बना लिया गया, लेकिन कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो गया। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर रंगून, कहाँ पे पड़ता है इस समय? म्यांमार में भेज दिया गया, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। यह एक अच्छा गजल यानी कि शायर था। इसकी एक प्रसिद्ध नज़म है, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। अब ये हम देख चुके हैं अब तक के मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल शासक औरंगजेब के बाद के। अब जो मुगल दरबार में सत्ता को बनाने और बिगाड़ने में हस्तक्षेप कर रहे थे, यानी कि एक दल के रूप में गठन हो चुका था छोटे छोटे गुटों का, वो क्या था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब मुगल दरबार में दल। प्रसिद्ध लेखक विलियम अर्विन के अनुसार मुगल दरबार में बहुत से दल थे। इनमें 4 प्रमुख दल थे, तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। कौन कौन से 4 प्रमुख दल थे? ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। ठीक है,
बाद में समझाऊंगी, पहले थोड़ा समरी में बता दूं। इनमें पहले 3 मध्य एशियाई, ईरानी और अफगान सैनिकों के वंशज थे। तुरानी और अफगानी प्राय सुन्नी थे, शिया और सुन्नी 2 दल होते थे मुस्लिमों में, जबकि ईरानी शिया थे। तुरानी दल में निज़ामुल मुल्क अमीन खां और ज़कारिया खां शामिल थे। ईरानी दल में जुल्फ़िकार खां, सादत खां, अमीर खां और इसहाक खां शामिल थे। अफगानियों में अली मोहम्मद खां बंगस प्रमुख थे और हिंदुस्तानी दल में सैयद बंधु थे। अब थोड़ा सा यहाँ मैं तुम लोगों को डायग्राम के माध्यम से बता दूं। हमने 4 दल पढ़े हैं। कौन कौन से 4 दल पढ़े हैं? एक पढ़ा है हमने तुरानी, एक पढ़ा है हमने ईरानी, एक पढ़ा है हमने अफगानी और एक पढ़ा है हिंदुस्तानी। ठीक है, तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। अब जो हमारा तुरानी दल था उसमें कौन कौन थे? एक का नाम था निज़ामुल मुल्क, एक था अमीन खां, एक था ज़कारिया खां, अमीन खां, ज़कारिया खां। ठीक है, ये तो हो गए तुरानी दल के सदस्य। तुरानी दल के सदस्य हो गए निज़ामुल मुल्क, अमीन खां और ज़कारिया खां। अब उसी तरीके से ईरानी दल के कौन कौन है? अमीर खां, सादत खां, ये याद कर लेना थोड़ा सा, सादत खां, जुल्फ़िकार खां एक है इसहाक खां, ये हो गए ईरानी दल के नेता। अफगानी दल के हो गए अली मोहम्मद खां और एक आपका हो गया मोहम्मद खां बंगस। एक हो गया हमारा हिंदुस्तानी दल। जो हिंदुस्तानी दल थे यही सैयद बंधु थे, जो हम किसके समय में पढ़ा था हमने? फर्रुखसियर के समय में, सैयद बंधु। ठीक है, इसमें सैयद बंधु में इनके नेताओं का नाम था वजीर अब्दुल्ला खां, जिसको वजीर बनाया था वजीर अब्दुल्ला खां, और एक का नाम था हुसैन अली खां। आगे समझ में? ये 4 गुट थे उस समय में। तो इन 4 गुटों में हम देखते हैं क्या क्या था। तुरानी दल में कौन कौन थे? निज़ामुल मुल्क, अमीन खां, ज़कारिया खां। ईरानी में अमीर खां, सादत खां, जुल्फ़िकार खां, इसहाक खां। अफगानी में अली मोहम्मद खां बंगस। तुरानी और हिंदुस्तानी दल में सैयद बंधु, वजीर अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके से इन्होंने मुगल शासकों को कठपुतली बनाया और अपनी भूमिका निभाई। सैयद बंधु भारतीय इतिहास में राजा बनाने वालों के नाम से विख्यात। किसको देखा था हमने? सैयद बंधु, हिंदुस्तानी जो दल था, ठीक है, उसमें थे सैयद बंधु। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वालों के नाम से विख्यात है। इनके नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बरहा है। इन्होंने भारतीय इतिहास में 4 लोगों, फर्रुखसियर, याद रखना 4 शासक कौन कौन से? फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह। एक बार फिर बता रही, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह को राजा बनाया। ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे तथा 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। बाड़ा, संभवतः 12 गांव जो इनके थे उससे बिगड़कर बना शब्द है। ये अब्दुल्ला खां हुसैन अली अबुल फजल के वंशज थे। यह व्यक्ति मेसोपोटामिया, कौन? अब्दुल्ला खां जी, यह व्यक्ति मेसोपोटामिया का मिस्र से आया था और कुछ शताब्दियों पूर्व पटियाला के समीप
के प्रदेश में बस गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुए युद्धों में दोनों बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े भाई हुसैन अली को अब्दुल्ला खां की उपाधि मिली थी। संयुक्त बंधुओं ने 1713 ईस्वी में जजिया हटा दिया था। उन्होंने राजपूतों को भी अपनी ओर मिला लिया और राजपूतों को भी अपनी ओर मिला लिया तथा महाराजा अजीत सिंह को विद्रोही के स्थान पर मित्र बना लिया। मतलब कितने काफी दिमाग लगाया देखो इन्होंने, हिंदुस्तानी दल ने, संयुक्त बंधु ने। यहाँ तक कि अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह फर्रुख शेर से कर दिया। संयुक्त बंधु ने जाटों से भी सहानुभूति दिखलाई और उन्हीं के हस्तक्षेप से जाटों में थुरी दुर्ग का घेरा उठा लिया और चूड़ामन अप्रैल 1718 में दिल्ली आया। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मराठों ने भी संयुक्त बंधुओं का साथ दिया था और छत्रपति मुगल सम्राट का नायब बन गया। संयुक्त बंधुओं में सबसे बड़ा भाई अब्दुल्ला खां को वजीर का पद तथा छोटे भाई हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद मिल गया था, यानी कि सेना नायक। संयुक्त बंधु विरोधी सरदारों में सबसे सक्रिय मीर जुमला था जो सम्राट फर्रुख शेर का कृपापात्र था। संयुक्त बंधु और सम्राट के मतभेद तब सामने आए जब सम्राट ने हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। संयुक्त बंधु के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों के प्रमुख नेता चिनकिलिस खां और अमीन खां थे। 1720 में चिनकिलिस खां ने खानदेश पर आक्रमण किया। हुसैन अली और शाही सेना के बीच हुआ था। जो हुसैन अली विजयी रहा और सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला बंदी बना लिया गया। रंगीला को दक्षिण भारत ले जाया गया। फिर षड्यंत्र के द्वारा हुसैन अली को छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई। जब अब्दुल्ला खां को पता चला कि हुसैन अली की हत्या कर दी गई है तथा षड्यंत्रकारियों में सम्राट भी शामिल है तो उसने रफीउस्तान के पुत्र शहजादे इब्राहिम को सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट मोहम्मद शाह दक्षिण भारत से वापस आ गए और 1720 में उसका अब्दुल्ला खां से युद्ध हुआ। अब्दुल्ला खां को बंदी बना लिया गया तथा 1722 में उसे जहर देकर मार डाला गया। अब विदेशी आक्रमण क्या क्या हुए ये देखो। उत्तर पश्चिम से 2 विदेशी आक्रमण नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के रूप में हुए। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन फारस का शासक था। उसने अपनी जिंदगी गडरिया अथवा चारवाहे के रूप में आरंभ की थी। नादिर शाह का आक्रमण किसके समय पड़ा था हमने? मोहम्मद शाह के समय में। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय में पड़ा था। जिंदगी गडरी के रूप में अथवा चारवाहे के रूप में आरंभ की थी। नादिर शाह भारत के प्रति अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। उसकी इच्छा थी कि भारत के धन को लूटने की थी। नादिर शाह ताहमास्प शाह की मृत्यु के बाद 1736 ईस्वी में फारस का शासक बना। उसने 1747 में भारत पर आक्रमण किया तथा उसे कुछ मुगल दरबारियों का भी आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिला। नादिर शाह ने 11 जून 1738 को गजनी में प्रवेश किया। जो कहाँ पड़ेगा गजनी? कमेंट करके मुझे बताना कि गजनी कहाँ पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगी। गजनी नगर में प्रवेश किया तथा 29 जून 1738 को काबुल भी बताना कहाँ है, पर अधिकार कर लिया। काबुल के मुगल शासक नासिर खां ने बिना प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार कर ली और क्षमा याचना कर नादिर शाह से काबुल और पेशावर की गवर्नरी प्राप्त कर ली। नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार किया और लाहौर के गवर्नर को हरा दिया। उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद फरवरी 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी खाने दौरान निजामुल मुल्क तथा सादत खां आदि को लेकर पंजाब पहुंचा और करनाल का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध। अब 24 फरवरी 1739 नादिर शाह के आक्रमण से घबराकर मोहम्मद शाह 80,000 सैनिकों और निजामुल मुल्क कमरुद्दीन तथा खाने दौरान को साथ लेकर आक्रमणकारी से टक्कर लेने चल पड़ा। सादत खां भी उससे आ मिला। करनाल का युद्ध केवल 3 घंटे चला। खाने दौरान युद्ध में मारा गया और सादत खां बंदी बना लिया गया। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता हो गया। इससे प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने निजाम को मीर बख्शी का पद दे दिया क्योंकि यह स्थान खाने दौरान की मृत्यु के कारण रिक्त हो चुका था। मीर बख्शी का पद सादत खां भी प्राप्त करना चाहता था। उसने नादिर शाह से भेंट की और कहा कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा तथा सिक्के जारी किए गए। मुगल राज्य समाप्त हो गया और फारसी राज्य आरंभ हो गया। 22 मार्च 1739 को दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। नगर में विद्रोह
नगर में विद्रोह हो गया और नादिर शाह के 700 सैनिक मार दिए गए। इस पर नादिर शाह ने नरसंहार की आज्ञा दे दी। लगभग 30,000 हताहत हुए। मोहम्मद शाह के अनुनय विनय करने पर यह कत्लेआम रुका। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका तथा वापस जाते समय अपने साथ तख्ते ताउस, कोहिनूर, हीरा तथा खजाना ले गया। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया था। इसके अतिरिक्त कश्मीर तथा सिंधु नदी के पश्चिम प्रदेश भी नादिर शाह को मिल गए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। खुतबा पढ़ने तथा सिक्के चलाने का भी अधिकार लौटा दिया। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह का वध 1747 ईस्वी में किए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन बैठा। शीघ्र ही उसने काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। नादिर शाह के वैध उत्तराधिकारी के रूप में उसने पश्चिमी पंजाब पर अपना दावा किया। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध 7 चढ़ाइयाँ की। मुख्य रूप से इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत के धन को लूटना था। 1748 में उसका पंजाब पर प्रथम आक्रमण सफल हुआ। 1749 में उसने पुनः आक्रमण किया और पंजाब के गवर्नर मुइन मुल्क को परास्त किया। 1752 में उसने पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया। सम्राट अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को सिंध तथा पंजाब प्रदेश दे दिए। नवंबर 1753 में मुइन मुल्क की मृत्यु हो जाने पर वजीर इमादुल मुल्क ने अदीना बैग को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अहमद शाह अब्दाली ने इस पंजाब के कार्य में हस्तक्षेप बतलाया और नवंबर 1756 में वह भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर उसमें प्रवेश कर गया। जनवरी 1757 में वह दिल्ली में प्रवेश कर गया और मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर II को सम्राट और इमादुल मुल्क को वजीर एवं रूहुल्ला को सरदार और नजीबुद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना प्रमुख एजेंट नियुक्त किया। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। मार्च 1758 में मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और उसने नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया। ठीक है, नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया, जिसे किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। रूहेला सरदार था ये नजीबुद्दौला इसको मीर बख्शी बनाया था और रघुनाथ राव जो मराठा शासक था इसने इसे दिल्ली से निकाल दिया था। फिर पंजाब को लौटा और अंत में अदीना बैग खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर लौट गया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से बदला लेने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण किया। फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और प्रथम किस किस के बीच हुआ था मैंने बताया, कमेंट करके लिखना, और सेकंड भी लिखना किस किस के बीच हुआ था। वीडियो के बीच में मैंने बताया हुआ भी। अहमद शाह अब्दाली भारत की 6वीं बार मार्च 1764 में आया। पर अब्दाली का उद्देश्य सिखों को सजा देना था जिन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, परंतु उसे अफगानिस्तान में आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण वापस लौट जाना पड़ा। अब्दाली ने 7वां और अंतिम आक्रमण मार्च 1767 ईस्वी में हुआ, परंतु वह आक्रमण भी असफल रहा और सिखों को कुचल नहीं सका। इसके साथ हम आगे देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में एक नहीं अभी तो कई सारे कारण चल रहे थे, जिन्हें मैं बता देती हूँ। औरंगजेब का उत्तरदायी था कि यद्यपि मुगल साम्राज्य का अधिकतम विस्तार औरंगजेब के कारण में हुआ था, परंतु पतन के चिन्ह में इसी समय से दिखाई पड़ते हैं। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी और सिखों, जाटों, बुंदेलों और राजपूतों, मराठों के उसके समय में विद्रोह हो गए थे और जजिया कर को उसने पुनः लगा दिया था। ठीक है, उसके कारण मतलब दक्कन में बहुत समय तक वह अपना डेरा डाले रहा, जिसके कारण दक्कन नासूर बन गया मुगल साम्राज्य के लिए और बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। फिर औरंगजेब के उत्तराधिकारी कोई भी योग्य उत्तराधिकारी ऐसा नहीं था जो क्या बोलते हैं प्रशासन या शासन को अच्छी तरीके से चला सके। और दरबारी गुटबंदी थी जो जिसमें हम सैयद बंधु में देखते हैं, अफगानी, तुरानी, ईरानी दल देखते हैं, यानी कि इन्होंने उत्तरवर्ती मुगल शासकों को सिर्फ अपने हाथ की कठपुतली बनाया है। और मराठों का उत्थान होने लगा था धीरे धीरे, और जो है मुगलों की सेना जो सैनिक शक्ति थी वो कमज़ोर पड़ गई थी और ये लोग आर्थिक दिवालिया भी साम्राज्य घोषित हो चुका था। फिर विदेशी आक्रमण नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का हो चुका था। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण ऐसे रहे हैं जिसके कारण धीरे धीरे हम बहादुर शाह जफर 1757 में जब सेकंड में देखते हैं
1757 में की क्रांति होती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो कल मैं क्वेश्चंस वाली बना दूंगी, उसमें सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।